सैयद वंश के बारे में चर्चा करते हैं। सैयद वंश 1414 से 1450 तक सल्तनत में शासन किया है। हमें यहाँ देखने का नज़रिया ये रखना चाहिए कि एक्चुअल में जो सल्तनत की वर्चस्वशाली परंपरा रही है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, फिरोज तुगलक के समय या उसके पहले जो एक बड़ी डायनेस्टी थी और एक बड़ा वर्चस्वशाली अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हम देखते हैं, तो ये सैयद वंश जो है ना, ये हमें दिखा गया था कि अब जो है ना वो संक्रमण की स्थिति आने वाली है कि कोई और नई डायनेस्टी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो तुर्की अमीरों का जो रणनीति है और तुर्की अमीरों को जो डिप्लोमेसी है सुल्तान के पद के प्रति या शासन सत्ता के प्रति जो लोलुपता है, ये उजागर होने लगी थी। और जब अमीरात में या जब प्रशासनिक जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में अगर लालच और धन संपत्ति अर्जन करना और व्यक्तिगत हितों की जब बात आने लगती है, तो आप ये मान के चलिए कि अब सत्ता जो है ना खत्म होने वाली है, आपकी शासन व्यवस्थाएं चरमराने वाली हैं। बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा इसको टूटने में, फिर एक नई व्यवस्था कायम होगी, नई एक वर्चस्वशाली व्यवस्था कायम होगी और एक नया मुकाम होगा, एक नया इतिहास पढ़ा जाएगा। उसी नजरिए से आगे चल के जो हम मुगलिया सल्तनत को देखते हैं, यानी मुगलों को देखते हैं, तो यहाँ पे सैयद वंश का जो बहुत 36 साल का मतलब बहुत छोटा सा पीरियड रहा है, इस छोटे से पीरियड में जो है ना जिस तरह से सुल्तान कठपुतली बने, सुल्तानों का वर्चस्व जिस तरह से गिरता चला गया, उनकी अपनी जो है ना स्टेटस या उनका अपना जो है ना एक वैल्यूज गिरती चली गई और अमीरात ने जो है ना उस वैल्यूज को गिराया। अमीरात से मेरा मतलब अमीरों से है जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होते थे, प्रशासन में शामिल होती थी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें लगने लगा था सैयद वंश में आते आते या आगे तो जो लोधी वंश था, लोधी वंश भी बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमें लगने लगा था कि सल्तनत के जो है ना अंतिम दिन आ गए हैं और सल्तनत को जो है ना अब खत्म होना है आगे चल के। तो यहाँ पे देखते कि बहुत तेजी से यह गिरावट आई है सल्तनत में, बहुत तेजी से गिरावट आई है वैल्यूज में सुल्तान की, बहुत तेजी से जो है ना गिरावट आई है हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। तो सबसे पहले हम देखते हैं खिजर खां को। तो खिजर खां पे हमने जो पिछले लेक्चर में नजर मारी थी कि तैमूर लंग जो दिल्ली पे आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था तैमूर लंग ने 1398 में। तो तैमूर लंग जब वापस जा रहा था, टर्की जब वापस जा रहा था, तो दिल्ली के संदर्भ में उसने अपना एक प्रशासक नियुक्त किया था जिसका नाम था खिजर खां। खिजर खां सैयद वंश का जो है ना यही आगे चल के सैयद वंश का संस्थापक बनता है। इसने जो है ना सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसने अपने आप को रैयत आला कहा था। देखो एक तो क्वेश्चन यहीं से उठता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिजर खां था। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि रैयत आला की उपाधि किसने ली थी, तो रैयत आला की उपाधि खिजर खां ने ली थी। और रैयत आला का अर्थ ही यहाँ पर यह होता है कि ये खुद सुल्तान नहीं है, बल्कि ये अपने आप को जो ना जो तैमूर का पुत्र शाहरुख था, उस शाहरुख का सिपाही सालार मानता था स्वयं को कि तैमूर के पुत्र शाहरुख का मैं सिपाही सालार हूं, क्योंकि तैमूर ही इसे एस्टेब्लिश करके गया था या प्रशासक बना के गया था। इसने जो है ना प्रशासक बनने के बाद यानी दिल्ली की सत्ता पर बैठने के बाद इसने कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया, जैसे मालवा या आसपास के जो क्षेत्र हैं इन्हें जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सका। हाँ, इसके बारे में एक क्वेश्चन होता है कि न्याय मतलब फरिश्ता जो है ना, जो इतिहासकार है फरिश्ता, वो जो है ना इसे न्यायप्रिय सुल्तान मानता है और उनका मानना था, यानी फरिश्ता का मानना था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि इसकी मृत्यु जब हुई थी खिजर खां की, तो जो दिल्ली सल्तनत की जो आम जनता थी, आम जनता से मतलब मुस्लिम जनता थी, तो उसमें जो युवा वर्ग, वृद्ध या दास या नागरिक जो थे, इन्होंने काले वस्त्र पहनकर इसकी मृत्यु पर दुख प्रकट किया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था, आम जनता ने काले वस्त्र पहनकर जो है ना दुख प्रकट किया था, तो ये था। इसके बाद जब इसकी जो है ना 1414 से इसका पीरियड रहा 21 तक, 21 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर मुबारक शाह जो है ना गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह 14 से 21 से 34 तक रहा है। इसने सुल्तान की उपाधि ली। इसने जो है ना एक तरह से सैयद वंश में वह व्यक्ति मुबारक शाह था जिसने शाहरुख की सत्ता को या जुआ को त्याग कर, अभी तक जो है ना खिजर खां शाहरुख का सिपाही सालार कहता है
लेकिन खिजर खां का जो बेटा मुबारक शाह आया उसने शाहरुख के जुआ को उतार कर और सुल्तान की उपाधि ले ली और इसने अपने सिक्के चलवाए, सिक्कों पे अपना नाम लिखवाया, अपने पिता का नाम लिखवाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। यानी एक सैयद वंश में ये मुबारक शाह वैधानिक सुल्तान बना है। मतलब इस तरीके से भाई इसी वंश की प्रॉपर बात करता हूं तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद वंश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, तो मुबारक शाह को मानेंगे हम। बड़े बड़े पदों पे इसने हिंदू अमीरों को नियुक्त किया। इसने भटिंडा, इसके समय में जो है ना भटिंडा और गंगा यमुना के दोआब में जो है ना और खोखरों का ये विद्रोह हुए थे इसके पीरियड में, जिनका इसने दमन किया। मुबारक शाह जब नगर का निरीक्षण कर रहा था तो इसका एक वजीर था, ये सरवर उल मुल्क, ये काफी वर्चस्वशाली वजीर था। सरवर उल मुल्क ने जो मुबारकाबाद नगर था, जो मुबारक शाह ने बसाया था मुबारकाबाद, उस नगर का ये निरीक्षण कर रहा था। उसी निरीक्षण करते समय इसकी हत्या कर दी इसके वजीर ने। इसमें ये क्वेश्चन सबसे जो मेन क्वेश्चन आता है जो मुबारक शाह से, वो केवल ये आता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जो है ना तारीख ए मुबारक शाही जो ग्रंथ लिखा है, यानी सरहिंदी ने जो तारीख मुबारक शाही ग्रंथ लिखा है वो इसी के पीरियड में लिखा है और ये ग्रंथ सैयद वंश पर है और ये इसे मुबारक शाह को ही एक ग्रंथ समर्पित किया गया था। तो एकमात्र ये जो तारीख मुबारक शाही है वो एकमात्र ग्रंथ है जो सैयद वंश के बारे में जानकारी देता है, अन्यथा में सैयद वंश के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद जो है ना मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा जो 1434 से 45 तक रहा। मोहम्मद शाह के समय में जो है वो जो वजीर था सरवर उल मुल्क, उसका वर्चस्व बना हुआ था। मोहम्मद शाह इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि जब तक सरवर उल मुल्क को जब तक ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, यानी जब तक उसे सत्ता से रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तब तक वो सल्तनत के सत्ता का उपभोग नहीं कर सकता है। तो इसने क्या किया, कमाल उल मुल्क एक व्यक्ति हुआ करता था, उसकी सहायता से सरवर उल मुल्क यानी पुराने वजीर की हत्या करवा दी। इसी समय जो है ना हम देखते हैं कि जो मालवा क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र का शासक महमूद के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया, लेकिन बहलोल लोदी के वर्चस्व के कारण जो है ना इसको जो है ना विफल कर दिया गया। और इस समय जो है ना फिर बहलोल लोदी का वर्चस्व बढ़ने लगा और मोहम्मद शाह ने जो है ना बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी। यानी यहाँ खाने खाना की उपाधि से मतलब यहाँ ये है कि इस अमीरात में जो है ना अफगानों का, यानी लोधी कौन थे, ये अफगानिस्तान के थे, तो अफगानों का वर्चस्व बढ़ने लगा। फिर इसके बाद जो है ना अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा। ये एक बिलासी टाइप का आदमी था और ये जो है ना सैयद वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। जब अलाउद्दीन आलम शाह जो अभी अपनी सत्ता को ठीक से समझ भी नहीं पाया था, इसका वजीर हमीद खां था। हमीद खां से यानी वजीर की और सुल्तान की कुछ अनबन हो गई और इनमें कुछ मतभेद पैदा हो गए। इन्हीं मतभेदों का लाभ उठाकर जो है जो नॉर्थ वेस्ट में बहलोल लोदी जो गवर्नर था और वर्चस्वशाली अमीर था इनका, उसने दिल्ली को घेर लिया, यानी दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली को घेर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अलाउद्दीन बहमन शाह जो है ना बहलोल लोदी के पक्ष में सत्ता को त्याग कर और बदायूं चला जाता है और इस प्रकार से जो है ना लोधी वंश की स्थापना हो जाती है और बहलोल लोदी जो है ना दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश की स्थापना कर देता है। तो हम संपूर्ण इतिहास जो सल्तनत का रहा है, इस पूरे इतिहास में हम एक चीज को देखते हैं कि बिना किसी खून खराबे के, यहां से भी एक प्रश्न उठता है कि बिना किसी खून खराबे की किस वंश की सत्ता परिवर्तन हुई थी, तो सैयद वंश की सत्ता परिवर्तन हुई थी लोधी वंश में और बिना किसी खून खराबे के ये बदायूं चला गया और सत्ता सौंप गया और यहाँ लोधी वंश की स्थापना हो गई थी। सैयद वंश बहुत छोटा सा वंश है, बहुत छोटे से कार्यकाल के लिए इसने कार्य किया है। इस छोटे से वंश के वर्चस्व को समझने के लिए हमें जो है ना केवल 3, 4, 5 क्वेश्चन बनते हैं इस पूरी डायनेस्टी से। तो इन 5 क्वेश्चनों को अगर हम अलग से लिख लेते, जैसे संस्थापक खिजर खां, रैयत आला की उपाधि ली,
तैमूर के बेटे शाहरुख का सिपह सालार मानता था अपने आप को है, और इसकी मृत्यु पर जो है ना लोगों ने काले वस्त्र पहन लिए थे। तो इससे अलावा और क्वेश्चन आती नहीं है। मुबारक शाही से जो क्वेश्चन आता है तो तारीख मुबारक शाही से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने मतलब अपना एक तरह से सुल्तान की उपाधि ली थी। तो कहने का मतलब है इन बिंदुओं को, इन कीवर्डों को अगर हम समझते हैं तो इन कीवर्डों को समझ के हम अगर इसको मतलब प्रिपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि इसको आराम से हैंडल किया जा सकता है। अगले चरण में हम लोधी वंश को पढ़ते हैं, क्योंकि बहलोल लोधी सत्ता पर बैठ गया, लोधी वंश की स्थापना हुई, तो लोधी वंश को पढ़ते हैं। लोधी वंश के बारे में चर्चा करते हैं। 1451 से 1526 तक ये डायनेस्टी रही है। जैसा कि हमने बताया था कि जो सैयद वंश का शासक आलम शाह था, आलम शाह ने जब वो बहलोल लोधी के पक्ष में गद्दी त्याग के बदायूं चला गया था, तो बहलोल लोधी 1451 में जो है ना गद्दी पर बैठा। और ये पहला अफगान व्यक्ति था जो दिल्ली सल्तनत में दिल्ली की सत्ता को हासिल किया था, और 1489 तक ये शासक रहा, यानी सुल्तान रहा। अफ़गानों के अंदर एक चीज़ हम देखी जाती है, आज भी अफ़गानों के अंदर एक चीज़ देखी जाती है, अफ़गान किसी की गुलामी नहीं करता है, अफ़गान किसी की गुलामी सहन नहीं करता है, आज भी नहीं करता है। देखो अमेरिका ने जो है ना अफ़गान को कितने वर्षों तक अफ़गान से अमेरिका जूझता रहा, लेकिन आज तक भी अमेरिका इतनी शक्ति लगा देने के बाद, इतना पैसा लगा देने के बाद अफ़गानियों को नियंत्रित नहीं कर पाया। और आज भी अफ़गानी जो है ना छुट्टा सांड की तरह घूमते हैं, वो नियंत्रण में नहीं रहते हैं। ये उनका एक तरह से एक जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ के रूप में देखा जाता है। वो लोग बराबरी का दर्जा में देखते हैं, अफ़गानी एक दूसरे को बराबरी के दर्जे में रहता है, लेता है। वो सुल्तान की तरह जो है ना एक किसी की हुकूमत के नीचे काम नहीं करना चाहता है। इसी नज़रिए से हम बहलोल लोधी को देखते हैं। बहलोल लोधी जो है जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो यहाँ पे अफ़गानियों की संख्या बहुत कम थी भारत के संदर्भ में। तुर्की अमीरात यहाँ पे ज़्यादा थी, और तुर्की अमीरात ज़्यादा होने के कारण बहलोल लोधी को गद्दी पर बैठने के बाद एक भय सता रहा था, एक डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की अमीर जो है ना ये संगठित होकर जो है ना अफ़गानियों को जो है ना गद्दी से उठाकर फेंक दें। तो इसलिए जो है ना इसने जो है अफ़गानिस्तान के रोह से अफ़गानियों को कॉल किया था, यानी बुलाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अफ़गान यानी बहलोल लोधी था ये किस कबीले से था, अफ़गानिस्तान के किस क्षेत्र से था। एक्चुअली अफ़गानिस्तान में एक गिलज़ाई नामक जो कबीला था, उस गिलज़ाई नामक कबीले की एक शाह खेल शाखा थी, ये उस शाखा में जन्मा था, उस शाखा से संबंधित था। और जब ये गद्दी पर बैठा तो बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। और गद्दी पर बैठने के बाद इसने जो अफ़गानों को आमंत्रित किया था रोह के, तो बताते हैं कि वहाँ से टिड्डी दल की तरह वहाँ से अफ़गान जो है ना यहाँ भारत की ओर चल दिए। और इसने अपील की थी, उसमें रोह के अफ़गानियों से अपील की थी कि मैं दिल्ली का सुल्तान बन गया हूँ और आप लोग जो है ना यहाँ हिंदुस्तान आ जाओ। अगर आप हिंदुस्तान आ जाते हैं तो मैं आपकी गरीबी को दूर कर दूंगा, और मैं आपको जो है ना अपनी सेना में और अमीरात में भर्ती कर लूँगा, और मैं यहाँ पर अपनी सत्ता को मजबूत कर लूँगा। ऐसा ही हुआ, और वहाँ से अफ़गानिस्तान से बहुत सारे जो है ना एक कबीलों में बहुत सारे लोग जो है हिंदुस्तान आने लगे, और इसने उन अफ़गानियों को सेना में भर्ती किया, उनको अमीरात में भर्ती किया। और इसके बाद जो है ना इसने जो तुर्की परंपरा थी, यानी तुर्की का जो वर्चस्व था तुर्की अमीरात का, और उस तुर्की वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद जो है ना बहलोल लोधी ने, देखो ओवरऑल शक्ति तो कमज़ोर होने ही लगी थी, ओवरऑल शक्ति कमज़ोर हो गई थी, सैयद वंश से कमज़ोर हो गई थी, लोधी वंश में भी कमज़ोर रही, बहुत ज़्यादा सल्तनत उतनी शक्तिशाली नहीं रही थी। फिर भी इसने कोशिश की है संभल को, कोल को, इटावा को, मेवात को, जौनपुर को, इन क्षेत्रों को इसने जीतने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से जो है ना ये सफल नहीं हो सका। लेकिन काफ़ी हद तक जो है इसने अपने राज्य का एक बार फिर से विस्तार करने की कोशिश की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1489 में जलाली के निकट जो है ना इसकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले इसने जो ग्वालियर पे अभियान किया था राजा मान सिंह पर, तो राजा मान सिंह ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, और 80 लाख टंक का जो है ना इसको दिया था युद्ध हरजाना के रूप में। जो अफ़गानों की जो परंपरा है, अफ़गानों में दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन उठने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन उठने का एक तरीका होता है
पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे उठता है कि आप देखिए, एक तो अफगान अपने आप को पैरेलल मानते हैं, समांतर मानते हैं, सभी अफगान समांतर मानते हैं। तो कहा जाता है कि बहलोल लोदी अफगानों अमीरों के साथ जो है ना नीचे कालीन पर बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, बहलोल लोदी फाउंडर था लोदी वंश का या अफगान वंश का? तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है। तीसरा क्वेश्चन होता है कि अफगान जो कम्युनिटी है, अफगान जो जाति है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो प्रॉपर्टी राइट्स अगर किसी का शौहर एक्सपायर हो जाता है, घर का मुखिया एक्सपायर हो जाता है, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स जो है स्त्री के हाथों में आते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव थिंक था वहाँ पे। आगे चल के आप देखते हैं कि इसका जो है ना शेरशाह सूरी ने बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया था इस अफगानी इस परंपरा के संदर्भ में। तो यहाँ पे जो है ना सबके साथ नीचे कालीन पे बैठता था। ये स्त्रियों को जो है ना संपत्ति का अधिकार था, यानी संपत्ति के अधिकारी कौन थी? स्त्रियां थीं। तब जब उसके शौहर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर शौहर की मृत्यु हो गई तो वो पूरी प्रॉपर्टी राइट रखती थी, वो किसी से पुनर्विवाह करती थी, यानी फिर से विवाह करती थी, तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती थी वो उसके शौहर के पास पहुंच जाती थी। और इसी का लाभ उठाया था शेरशाह सूरी ने, और 3-4 विधवाओं से शादी की थी। ऐसी विधवाएं जो बहुत धनपति थीं, बहुत पैसे वाली थीं, ऐसी विधवाओं से जो है उसने शादी की थी। और शेरशाह सूरी जो है ना काफ़ी ताकतवर बन गया था, उसके पास एक बड़ी सेना आ गई थी इसी प्रॉपर्टी से। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बहलोल लोदी के संदर्भ में एक और आता, बहलोली नामक एक इसने सिक्का चलवाया था। यानी बहलोल लोदी से हमें 4 क्वेश्चन उठते हैं केवल। एक तो फाउंडर था, दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि ये कालीन पर बैठता था और अपने अमीरों को मसनद ए आली कहता था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से जो उठता है कि इसने जो है ना जौनपुर पर आक्रमण किया था, लेकिन सरकी वंश की परंपरा को तोड़ नहीं पाया था पूरी तरह से, यानी पराजित तो कर दिया था सरकी शासकों को, लेकिन उसे अपनी दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं कर पाया था। और इसने बहलोली नामक जो सिक्के चलवाए थे, और ये सिक्के जो है ना अकबर के पीरियड तक चलते रहे। तो एक ही ये था। और पूरी जो लोधी परंपरा से क्वेश्चन उठता है वो प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना स्त्रियों के पास रहता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है। इसके बाद जो है ना जब इसकी मृत्यु हो गई तो एक केस का बेटा था निज़ाम खां। निज़ाम खां जो है ना सिकंदर लोधी के नाम से जो है ना गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोधी के नाम से जब ये गद्दी पर बैठा, तो जो सिकंदर लोधी है इसमें 2 चीज़ें दिखती हैं हमें। एक चीज़ तो ये दिखती है कि ये इस बात को समझ गया था कि जब तक अफगान अमीरों को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जब तक सुल्तान के पद को ऊपर नहीं उठाया जाएगा, समानता के दर्जे पे अगर रखा जाएगा, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को प्रॉपर वे से नहीं चलाया जा सकता है। एक बात तो इसने ये की, तो ये तय कर लिया कि सिकंदर लोधी आगे जो है ना अफगान अमीरों को नियंत्रित करने वाला है। तो नियंत्रित जब करेगा तो विद्रोह भी झेलना पड़ेंगे। एक चीज़ ये हो गई। तो सिकंदर लोधी जो है ना, एक तो क्या है, सुनार स्त्री से जन्म हुआ था इसका, तो इसे थोड़ा सा कट्टर मुसलमान बनने की ज़रूरत थी। तो इसने कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश की। देखो फिरोज शाह तुगलक भी ऐसा कर चुका था। इन लोगों को दिखाना पड़ता था कि हम कट्टर मुसलमान हैं, क्योंकि जिस सिस्टम में ये वर्क कर रहे हैं वो इस्लामी सिस्टम है, इस्लामी कम्युनिटी है। इस्लामी कम्युनिटी में इस्लाम का होना और इस्लाम के प्रति वफादार होना ये दिखाना बहुत ज़रूरी होता था उस समय के नज़रिए में। तो इसने जो है ना थोड़ा सा कट्टर मुसलमान का चोला पहना था। हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, जौनपुर को इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये इसका एक तरह से एक मतलब एक अच्छी एक सोच रही है, एक अच्छा विस्तार रहा है राज्य का, क्योंकि इससे पहले बहलोल लोधी जो है ना दिल्ली सल्तनत में जौनपुर को नहीं मिला पाया था। इसने अपने जो प्रतिद्वंदी थे, मतलब सत्ता के जो कंपटीटर थे, जब ये सत्ता पर बैठा तो स्वाभाविक है इसके कुछ कंपटीटर थे, जैसे आलम खां हैं, ईसा खां हैं, जो इसके अपने रिश्तेदारी थे। आजम खां हैं, हुमायूं हैं, तातार खां हैं, इसका जो भाई बरबक है, ये लोग भाई भतीजा और चाचा वगैरह थे। सबसे पहले इनको पराजित किया, इनका दमन किया, जिससे कि उसकी गद्दी सुरक्षित बनी रहे। राजपूत राज्यों को भी इसने जो है जीतने की कोशिश की, धौलपुर को जीतने की कोशिश की, नरवर को जीतने की कोशिश की, ग्वालियर को जीता, और इसके बाद जो है ना नागौर को जीता, और राजपूताना के अन्य क्षेत्रों को जीता। राजपूताना के और इधर जो है ना दक्षिण की तरफ जो है ना, मतलब ग्वालियर की साइड और उससे भी आगे नरवर तक चला आया था ये हैं। तो इन क्षेत्रों को जीतने के कारण इसे लग रहा था कि दिल्ली से वहाँ से नियंत्रित करना ठीक नहीं है, इसलिए 1504 में इसने जो है ना आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। दिस इज द फाउंडर ऑफ
आगरा। मतलब ये आगरा का जो नगर है उसका फाउंडर था, 1504 में उसने अपनी राजधानी बनाया इसको और उस नगर की स्थापना की, और इसके बाद जो है ना आगरा से ही ये संपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करने लगा था। एक चीज़ और इससे क्वेश्चन उठ सकता है कि इसने भूमि की माप कराई थी, वो गज़े सिकंदरी को अपनाया था। ये जो भूमि की माप की इकाई है गज़े सिकंदरी को अपनाया था, ये लगभग 30 इंच के आसपास होती थी गज़े सिकंदरी। और इसके साथ इसने जो अपने जो ट्रेड संबंध को बढ़ाया था, यानी ट्रेड पे जो वर्क किया था, तो इसने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो है ना जो आवश्यक चीज़ें थी उन आवश्यक चीज़ों से इसने कर उठा लिया था, जैसे कि लोगों को कपड़ा, अनाज वगैरह जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो सस्ती मिलें, तो इसने जो है ना क्या किया था कि वो जो है ना कर हटा लिए थे और चीज़ें इसके यहाँ सस्ती मिलने लगी थी। हाँ, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दाढ़ी नहीं रखता था, ये अपने आप को सुंदर दिखना चाहता था कि हमें बहुत सुंदर लगूँ, तो इसने जो है ना दाढ़ी हटा दी थी और दाढ़ी नहीं रखता था। इसने खुम्स, ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने खुम्स का कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स का सारा हिस्सा अपने सैनिकों में बांटा, जिससे सैनिक और अमीरात संतुष्ट रहे, क्योंकि जिन अमीरातों को ये नियंत्रित करना चाहता है, सुल्तान के पद को ऊपर उठाना चाहता है, उनका विद्रोह भी इसको झेलना पड़ेगा। उस विद्रोह को झेलने के लिए जो है ना इसे कुछ ना कुछ ऐसी सहूलियतें उन्हें देना पड़ेंगी जिन सहूलियतों से, मतलब जिन सुविधाओं से जो है ना जो अमीर वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है इसके प्रतिद्वंदी ना बन जाए। हालांकि इसने काफ़ी कोशिश की है नियंत्रित करने की और काफ़ी कोशिश की है उन्हें जो है ना सुविधाएं प्रदान करने की, और इसलिए जो है ना इस लोदी वंश में सिकंदर लोदी को सबसे सफल सुल्तान माना जाता है, लोदी वंश में। हाँ, हालांकि थोड़ा सा ये जो है ना धर्मांध भी था, इस्लाम धर्म का पोषक था, इस्लाम धर्म की ओर ज़्यादा अग्रसर था, मतलब एक तरह से धर्मनिरपेक्ष भावना नहीं रखता था। इसने एक ब्राह्मण को भी दंडित किया था, जैसा कि फिरोज शाह तुगलक ने दंडित किया था, ऐसे इसने एक ब्राह्मण को दंडित किया था। और निर्धनों के लिए जो है ना इसने लंगर की व्यवस्था, जो गरीब लोग हैं उनके भोजन के लिए जो है ना इसने लंगर व्यवस्था स्थापित करवाई थी, यानी जगह जगह जो है ना राजकीय उससे जो है ना भोजन दिया जाता था गरीब आदमियों को, जिससे वो भोजन प्राप्त कर सकें। और इसके बाद जो है ना इसने नगर कोट का अभियान किया था। नगर कोट का देखो इससे पहले भी फिरोज तुगलक कर चुका है, नगर कोट का अभियान किया था और वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इतना धर्मांध हो गया था कि नगर कोट का जो ज्वालामुखी का मंदिर था उसकी मूर्ति को तोड़ के इसने जो है ना और कसाईयों को दे दिया था, जिससे कि उससे मांस तौलें। तो इस प्रकार से उसकी हमें धर्मांधता दिखाई देती है। मुस्लिम वर्ग में जो कम्युनिटी जो धार्मिक सुधार थे, इन धार्मिक सुधारों के तहत मतलब ये शरीयत के अनुसार जो है ना ये प्रक्रियाओं को चलाना चाहता था या सिस्टम को चलाना चाहता था, तो समाज में जो है ना जो मुस्लिम ताजिया निकालते थे, इसने ताजिया पे पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि शरीयत के अनुसार जो है ना ताजिया की कोई परंपरा नहीं देखी जाती है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम स्त्रियों को जो है ना इसने, यहाँ से भी एक बहुत अक्सर क्वेश्चन उठता रहता है, इसने मुस्लिम स्त्रियों पर जो पीर और पैगंबर की मज़ारें होती हैं, जो सूफी संतों की मज़ारें होती हैं, उनके मज़ारों में प्रवेश करने पर स्त्रियों को वर्जित कर दिया था कि मुस्लिम स्त्रियों को जो है ना पीरों की मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था, विद्या और जो मतलब विद्वान थे इनका जो है ना ये संरक्षक भी था। संस्कृत का एक ग्रंथ था जो आयुर्वेद से संबंधित था, इसका इसने ट्रांसलेट करवाया था और उसका नाम फहरंगे सिकंदरी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है, फहरंगे सिकंदरी जो है ना ये किसके पीरियड में ट्रांसलेट हुआ था और किस विषय से संबंधित ग्रंथ है। तो ये आयुर्वेद से संबंधित एक संस्कृत का ग्रंथ था, उसका आयुर्वेद इसका जो है ना फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ है उसे बोलते फहरंगे सिकंदरी। इसको आप जो है ना बिल्कुल नोट कर लेना, ये आने वाले क्वेश्चन है। ये खुद विद्वान था, गुलरुखी के नाम से ये कविताएं लिखता था। ये भी पूछा गया है कई बार के कौन गुलरुखी के नाम से कौन सा सुल्तान जो है ना रचनाएं लिखता था, तो गुलरुखी के नाम से ये अपना उपनाम गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। और इसने जो है ना संगीत पे एक लज्जत ए सिकंदरी शाही नामक ग्रंथ लेता था। संगीत पर यह भी पूछा गया है कि लज्जत ए सिकंदरी शाही जो ग्रंथ है वो किस सब्जेक्ट पर लिखा गया है, तो ये जो है ना संगीत पर लिखा गया है ये ग्रंथ। तो अनेक विद्वानों का ये संरक्षक था और मुस्लिम शिक्षा के सुधार के लिए इसने फारस से कुछ विद्वान बुलाए थे और यहाँ पे तमाम मदरसों का निर्माण भी करवाया था। और इसके बाद जो है ना इसके बारे में इतने क्वेश्चन उठ सकते हैं। आगे जो आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक रहा, जब तक बाबर से उसकी टकराहट नहीं हो गई। तो इब्राहिम लोदी जो है ना ये इसने जलाल खां को जो जौनपुर का शासक बनाया था बाद में अपने राज्य में मिला लिया, मतलब एक तरह से फिर
जौनपुर जो है ना वो लोधी डायनेस्टी में आ गया था। ग्वालियर को जीता इसने, विक्रमजीत को पराजित किया। राणा सांगा से इसने, खतौली की लड़ाई हुई राणा सांगा से, ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठा है। मतलब इब्राहिम लोधी और राणा सांगा की जो टकराहट थी या जो उनकी जो प्रतिद्वंदिता जो है ना मालवा क्षेत्र को लेकर थी। राणा सांगा मालवा क्षेत्र पर अपना वर्चस्व चाहते थे और इधर इब्राहिम लोधी जो है ना वो मालवा क्षेत्र पे अपना वर्चस्व चाहते थे। इसी वर्चस्व के कारण इन दोनों की टकराहट हुई और खतौली की लड़ाई में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था और राणा सांगा जीत गया था। राणा सांगा ने, हालांकि इस युद्ध में उनका बायां हाथ कट गया था, यानी बायां हाथ खो दिया था, लेकिन फिर भी राणा सांगा ने जो है ना युद्ध जीत लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इब्राहिम लोधी का जो बुरे दिन आए हैं, इब्राहिम लोधी के बुरे दिन क्यों आए? एक्चुअली इब्राहिम लोधी जो है ना अपने जो अमीरात को जो नियंत्रित करना चाहता था, अफगान अमीरों के साथ इसने जो है ना कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश की। इसलिए जो है ना उनको अपमानित करने की कोशिश की, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की और उनसे जो है ना जो कठोरता से कर वसूलने की कोशिश की। और इसने जो थोड़े से अफगानों के साथ कठोर नियम अपनाए, इसलिए अफगान कुछ अमीर जो है ना इसके प्रतिद्वंदी हो गए थे और इससे दुश्मनी रखने लगे थे, इसके प्रति वफादार नहीं रहते। जिसमें हम देखते हैं कि दौलत खां लोधी या दिलावर खां और ये जो 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 अफ़गान अमीर थे, गुजरात का जो अफ़गान अमीर था, बंगाल के जो अफ़गान अमीर थे, इन लोगों में आपस में प्रतिद्वंदिता चलने लगी थी और ये सुल्तान के खिलाफ होने लगे थे, यानी इब्राहिम लोधी के खिलाफ होने लगे थे। इसलिए कहा जाता है कि पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां लोधी और उसका बेटा दिलावर खां लोधी, तो इन्होंने जो है ना बाबर को आमंत्रित किया था हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि राणा सांगा की जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी इब्राहिम लोधी ने, तो राणा सांगा ने भी जो है ना पत्र लिखा था बाबर के लिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये जो पंजाब के गवर्नर का है मैटर, ये तो बिल्कुल यथार्थ है। तो और बाबर जो है ना भारत आया और इसके बाद जो है ना पानीपत का जो पहले ही लड़ाई हुई 1526 में, उसमें जो है ना इब्राहिम लोधी बुरी तरह से पराजित हो गया और इसके बाद जो है ना मारा गया और बाबर का दिल्ली पे अधिकार हो गया था। और इसके बाद तो फिर हम मुगलों को देखते हैं, मुगल सत्ता का वर्चस्व देखते हैं। मुगल सत्ता का वर्चस्व बहुत बड़ा वर्चस्व रहा, दिल्ली सल्तनत से कहीं ज़्यादा वर्चस्व रहा है। तो मुगलों की परंपरा को देखते हैं। इससे पहले हम जो है ना दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के जो है ना ट्रेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इनके स्थापत्य के बारे में बात करेंगे और इनके द्वारा जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट नए आए हैं, किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को, इनका जो राजत्व का सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आपको मुगल सत्ता पे ले चलेंगे।